गुड आफ्टरनून पार्टिसिपेंट्स। तकरीबन 3:56 हो चुके हैं। हम अगले 4 से 5 मिनट में आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स से दरख्वास्त है कि अगर उन्होंने अपने उपकरणों के नाम बदलकर अपने नाम से ना किए हों तो प्लीज करें। पार्टिसिपेंट सेक्शन में जाकर अपने डिवाइस का नाम बदलकर अपने नाम से कर दीजिए। अटेंडेंस रिकॉर्ड उसी प्रकार से जनरेट होता है। तो जैसे कुछ लोगों का नाम जैसे Oppo A31 दिखाई दे रहा है या किसी का मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है तो वो बदलकर अपने नाम से कर दे। पार्टिसिपेंट्स नाम की लिंक क्लिक करके अपने नाम के यहां पर आगे क्लिक करके आप खुद को रीनेम कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार महेंद्र सर, अगर आपकी अनुमति हो तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। Yes, sir, continue. ओके, थैंक यू सर। आप सभी उपस्थित पार्टिसिपेंट्स को केजे सोमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑटोनॉमस की तरफ से और उसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके तरफ से मैं आप सभी का आमंत्रण करता हूं। It is a matter of proud privilege for us that there have been consistently almost 250 participants throughout. Right now, though there are about 150, in a short matter of time, I'm sure that it is going to again touch about 250 odd participants. ये 7 दिवसीय क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो हमारा कॉलेज यूजीसी परामर्श के अंडर कर रहा है,
इसका आज 6वां दिन है। आज इस 6th डे पर we are blessed to have Dr. Mahendra Mishra as a resource person. डॉक्टर मिश्रा ये हमारे ही कॉलेज में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उसी के साथ साथ उन्होंने पिछले अनेक सालों से IQAC में काम किया है एंड ही इज राइट नाउ द को-कोऑर्डिनेटर ऑफ IQAC ऑफ आवर कॉलेज। जिस थीम पर वो आज बात करेंगे, दैट इज ऑफिस मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, इट इज इन कंटिन्यूएशन विथ यस्टरडेज टॉक व्हिच डॉक्टर सत्यवान हनेगावे सर हैड गिवन अस। अगर डॉक्टर मिश्रा को इंट्रोड्यूस आपको करवाना है, ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट एकेडमिशियन, एंड एट द सेम टाइम he is a very disciplined worker and a meticulous person when it comes to documentation. इन्होंने अपना BA, MA और MPhil का अभ्यास ये इकोनॉमिक्स विषय में पूरा किया है और हाल ही में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स इस विषय में PhD की पदवी भी प्राप्त की है। पिछले 15 वर्षों से वो शिक्षण क्षेत्र में कार्यरत है और 20 से ज्यादा शोध प्रबंधों के लेखक हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। NSS में अनेक साल कार्य करने के पश्चात पिछले कुछ सालों से, जैसे मैंने कहा, वो IQAC में पूरी तरह से कार्यरत है और उन्हीं के इस परिश्रम की वजह से और उनके कार्य करने की काबिलियत की वजह से उनको को-कोऑर्डिनेटर की पदवी पर नियुक्त किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बिहाफ से मैं डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को आमंत्रित करता हूं और उनको धन्यवाद भी कहता हूं कि उन्होंने इस मंच पर आकर हम सबसे बात करने की और उसी के साथ साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए उन्होंने हाँ कहा। So on behalf of the organizing committee, I request Dr. Mahendra Mishra to take control of today's session, which is day 6 of this 7-day workshop on office management and documentation from the accreditation perspective. Dr. Mahendra Mishra, I welcome you. Thank you, Dr. Gadgil, sir. Friends, good evening to everyone. Today we are going to talk about a very basic things which required, or you can say which required for every event which is happening in each and every institution, whether it is a large institution, small institution, aided, unaided, or any other kind of things. If something is happening, some events are happening in your college, your institution, then there is a coordination between a teaching and non-teaching. Without their coordination, not a single event will be possible. We need to have a coordination. हमको coordination के साथ ही कुछ भी event, कोई भी event हो कॉलेज का, a small event, NSS हो, NCC हो, कल्चरल फोरम हो या कोई भी इवेंट हो, उसमें बिना ऑफिस के हेल्प के कोई भी काम फुलफिल नहीं होता है। So here, office management and their documentation is very, very important. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग. Without non-teaching, teaching or teacher cannot do their work in a proper manner. Without your support, हम अपना काम अच्छी तरीके से या you can say जब भी हमको कोई जरूरत पड़ती है हम आपके पास ही आते हैं. कोई भी इवेंट आता है हम आपके पास ही आते हैं कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको इस तरह की डॉक्यूमेंट चाहिए.
हमको इस फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट चाहिए. So that is a basic things which we need to understand कि हमको किस फॉर्मेट में किस डॉक्यूमेंट को रखना है. और कभी कभी जैसे मैंने बोला कि कॉलेज में NAAC, अभी जैसे ये प्रोग्राम है, हमारे मेंटी इंस्टीट्यूशन भी है, and we are trying to get the NAAC accreditation for them. At least 10 to 11 मेंटी इंस्टीट्यूशंस are there. तो उनको या हमारे खुद के कॉलेज को कि ऑफिस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं. There are n number of documents available into the office, and I know that you are doing a very wonderful job at your level. But कभी कभी होता है कि जब कोई कमेटी आती है, ऑटोनॉमस कमेटी आती है या NAAC कमेटी आती है, हमको SSR बनाना है NAAC के लिए, तो जिस फॉर्मेट में हमको NAAC उस डेटा को चाहिए रहता है, उस फॉर्मेट में नहीं होता है. और फिर क्या होता है? भागम भागी. उसको अवॉइड करने के लिए हमको हमारे पास एक फॉर्मेट होना चाहिए कि जो हर साल डेटा उस फॉर्मेट में हम रखेंगे, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एनी इवेंट. यूनिवर्सिटी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, यूनिवर्सिटी बोलेगी आई वांट इन दिस फॉर्मेट. तो अगर हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा स्पेशली फॉर NAAC SSR, तो इट विल बी अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर दैट इवेंट. सो जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूं, इट इज रिलेटेड टू दी ऑफिस मैनेजमेंट एंड documentation for NAAC accreditation. जैसे कल सत्यवान सर ने आपको बताया था कि there are 7 criterias into the NAAC, and there in each criteria there are n number of questions. उस n number of questions में बहुत सारे questions के आंसर हम लोग नहीं दे सकते. वो उसका आंसर आपसे ही आना है, ऑफिस से ही आना है, ऑफिस के हर एक मेंबर से आना है. कोई वो डिपार्टमेंट देखता है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट देखता है. सो बिना आपके सपोर्ट के वो डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी काम कॉलेज का होता है तो ये ऑफिस के ही थ्रू होता है. कुछ भी आए, अगर हमारा लेटर भी आता है थ्रू ऑफिस आता है, वहां से बिना एंट्री किए कोई भी लेटर हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता है. सो उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास है कि किसके पास क्या गया है, कौन सा टीचर कितना क्वालिफाइड है, कितने टीचिंग एक्सपीरियंस हैं, कितना हायर डिग्री लिया है, कभी PhD हुआ है, उसका सर्टिफिकेट उसके ऑफिस सर्विस बुक में या उसके फाइल में है कि नहीं, कभी कोई सेमिनार अटेंड किया कि नहीं, वो रिफ्रेशर अटेंड किया कि नहीं. तो उस सब का रिकॉर्ड आपके पास होता है. कोई ना कोई उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इस फाइल को या उस डिपार्टमेंट को देखते हैं. तो यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट अ वेरी बेसिक. मैं एग्जाम्पल जो जैसे मैंने बोला है कि हमारे कॉलेज में अगर NAAC आ रहा है, NAAC के आने से पहले हमको एक रिपोर्ट बनानी होती है, दैट इज कॉल्ड SSR. SSR बनाने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस फॉर्मेट में चाहिए, और वो सब कुछ आपसे नहीं मिलेगा. आई नो दैट इन SSR में सब कुछ आपसे नहीं मिलेगा. तो मैंने लिस्ट डाउन किया कि ऑफिस से हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी क्राइटेरिया.
So after the criteria, I will talk about, I will give you a, you can say template, which is given by NAAC, कि इस फॉर्मेट में हमको डेटा चाहिए. अगर हम पहले से उसको उस फॉर्मेट में बना के रखते हैं तो एसएसआर बनाने के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जब भी कोई डेटा IQAC कोऑर्डिनेटर या को कोऑर्डिनेटर या टीम मांगे, यू आर एबल टू डू दैट, यू आर एबल टू प्रोवाइड दैट, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so I hope you are getting the idea कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. This is our topic, office management and documentation for NAAC accreditation. I hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Screen visible. Okay. Okay. So let me give you a brief idea about the current or revised accreditation. I know it was given by Dr. Satyavan sir yesterday, but here only few points. It's a new approach by NAAC. Number one, earlier we had a qualitative peer judgment. पहले जो before 2018-19 के पहले जो भी टीम आती थी, वो हमारा जो जजमेंट करती थी, that was based on qualitative peer judgment. वो कमेटी आती थी, 2 दिन हमारा पूरा इवैल्यूएशन करती थी, उसके बाद वो रिपोर्ट देके जाती थी. But now entire paradigm shifted from qualitative judgment to data-based quantitative indicator evaluation. कितना quantity है, कितना quality है, let's see. The entire evaluation pattern is based on quantitative and qualitative, or you can say most of the evaluation is based on quantitative data which we are providing to the NAAC. So that is a 70% evaluation is based on quantitative data which we are providing to the NAAC. और जो 30% होता है सिर्फ वो कमेटी के ऊपर डिपेंड होता है. तो टोटल 100% में 70 marks is coming from those data which we are providing in their format, जो उनके फॉर्मेट में हम देते हैं, जो उनके फॉर्मेट में हम लोग ऑनलाइन सबमिट करते हैं. अभी तो पूरा का पूरा ऑनलाइन है. ये जो 70% डेटा है हमको ऑनलाइन उनके ही फॉर्मेट में भेजना पड़ता है, और 30% के लिए वो टीम विजिट करती है. That is what we call it as an automated evaluation model with, and what is the intention behind this? To increase the level of transparency. So there is a different pattern given by NAAC. अलग-अलग पैटर्न है NAAC का, अलग-अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन के लिए है. जैसे हमारा कॉलेज ऑटोनॉमस है तो हमारे लिए अलग फॉर्मेट है. आपका कॉलेज अगर एफिलिएटेड है या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, आपके लिए अलग फॉर्मेट होगा. सो देयर आर डिफरेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया गिवन बाय NAAC टू एवरी higher educational institution. Also, there are some major changes they have introduced, like alumni engagement, and one of the important question they have added, that is called as a student satisfaction survey. We'll talk about that. So data and पूरा का पूरा जो डेटा हम लोग 70% NAAC को देते हैं, NAAC खुद से उसको इवैल्यूएशन नहीं करता है. It is evaluated by third party.
मे बी प्रोफेशनल एजेंसी होती है जो हमारे डेटा को इवैल्यूएट करती है, वैलिडेट करती है, और उसके बाद वो NAAC को इंटीमेट करते हैं कि ये डेटा इज वैलिड और नॉट. So that is the external professional agencies are validating our data which is submitted by every higher education at the time of NAAC. Now assessment methodology hai ek unki. There are 4 stages. Number 1, identifying predetermined criteria for assessment. उसके बाद preparation and submission of SSR, self study report, by higher education institution. तो पहले जो अप्रोच क्या है, you have to identify or you can say predetermined criteria for assessment. उसके बाद you can prepare and submit SSR report to the NAAC. होता है on site visit by peer team for validation of SSR and for recommending the assessment outcome to the NAAC. So 70% data submitted by institution to the NAAC and 30% के लिए लोग आते हैं, और that is based on quantitative as well as qualitative data. Then final decisions on accreditation by the executive committee of the NAAC finalize that your rank कि आपको A grade मिला, A+ मिला, और B grade या B+, B+++ मिला. That is based on the combination of 2 things. One is called quantitative data as well as qualitative visit by NAAC peer team. These are the 4 stages or assessment methodology through which we are getting the points. Now, data requirement for self-study report. जैसे मैंने बोला कि बिना ऑफिस के सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बन ही नहीं सकती, बिना आपके सपोर्ट के ये रिपोर्ट बन ही नहीं सकती. सब डेटा हमारे टीचर के पास नहीं होता है. बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर आते जाते रहते हैं. कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशन है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है. बड़े इंस्टीट्यूशन में भी टीचर बहुत सारे टेम्पररी होते हैं, बहुत सारे परमानेंट होते हैं. तो जो नए नए टीचर आते हैं या जो ऑलरेडी टीचर है, सब डेटा उनके पास नहीं होता है. तो ऐसे बहुत सारे डेटा है जो हमको आप लोग प्रोवाइड करते हो टू राइट दिस रिपोर्ट. सो योर रोल इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ self study report for accreditation process. तो यहां पे NAAC का एक फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में किस तरह का क्वेश्चंस और डेटा हमको चाहिए. सो इस सेक्शन में I'll give you a brief idea about the kind of data which college required from office. So your role is very important over here. पहला है SSR में executive summary about entire college. उसके लिए क्या क्या रिपोर्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, will let you know. Second is प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज. कॉलेज की प्रोफाइल के लिए जब कॉलेज की प्रोफाइल हम लिखते हैं, उसमें ऑफिस से क्या डेटा एक्सपेक्टेड है और किस फॉर्मेट में एक्सपेक्टेड है, वो मैं आपको बताने वाला हूं. उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज, whether it is autonomous college, affiliated college or university.
So there is extended profile of the college. उसमें भी ऑफिस का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्राइटेरिया वाइज हमको क्या डेटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट. देन यहाँ पे 5th पॉइंट, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू यू बट डिपार्टमेंट में आस्क यू अबाउट दी, क्योंकि कभी कभी डिपार्टमेंट में नया टीचर आते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन जाते हैं. जैसे कोई छोटा कॉलेज है, वहां पे नए नए टीचर आते हैं, उनको बना देते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कि डिपार्टमेंट कब से चालू हुआ, डिपार्टमेंट की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है. तो अगर उनसे बोला जाए कि यू हैव टू राइट योर रिपोर्ट ऑन द डिपार्टमेंटल बेसिस, देन ही हैज or she has to get the information from college office. So this is the point on which we can get the data from college office, from non-teaching staff. Now, प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे ही आ सकता है, बाकी कोई दे नहीं सकता. अगर हमको प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज लिखना है तो नंबर 1 क्या चाहिए? इंस्टीट्यूशन टू विच द कॉलेज इफ एफिलिएटेड. हमारा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसका डेटा हमको ऑफिस से ही मिलेगा. तो ये आपको सहेज के रखना है कि हमारा कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. इसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास एक फाइल में होनी चाहिए कि कभी भी, जैसे नैक कमेटी बनी है आपके कॉलेज में, नैक कमेटी ने मांगा, अरे कॉलेज का जो एफिलिएशन है उसकी रिपोर्ट लाओ और उसकी सर्टिफिकेट लाओ जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, तो हमारे पास वो रेडी होनी चाहिए. उसके लिए एक अलग एफिलिएशन का आप एक फोल्डर ही बना के रखो, उसकी सेपरेट, कि हमको किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूशन से एफिलिएशन मिला है. Maybe Mumbai University, Pune University, Nagpur University, Delhi University, or any other kind of like UGC, AICT, etc. अगर आपकी कॉलेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो माइनॉरिटी का भी यूजीसी एक सर्टिफिकेट देती है, वो भी डेटा आप इसी फाइल में रखो. इससे क्या रहेगा, जो भी एफिलिएशन से रिलेटेड और रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपको एक ही फाइल में मिल जाएगा, कभी भी अगर हमको चाहिए तो. एवरी इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ माइनॉरिटी, बट दोज हु आर माइनॉरिटी, दोज हु आर कमिंग अंडर माइनॉरिटी, दे शुड प्रिजर्व दिस रिपोर्ट. दिस रिपोर्ट इज, दिस सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ, यू कैन से, कोई भी विजिट होती है कॉलेज की, यूजीसी का कोई विजिट आता, वो पूछते हैं कि आप सर्टिफिकेट लाओ जो आपको इंस्टीट्यूशन मुंबई यूनिवर्सिटी से मिला है कि रिकॉग्नाइज है कि नहीं. जैसे अगर कोई टीचर जाता है किसी रिफ्रेशर के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, तो वहां पे नीचे लिखा रहता है कि आपका कॉलेज एफिलिएटेड है कि नहीं, अगर है तो 12 BF में आता है कि नहीं, वो सर्टिफिकेट हमको भेजो, क्योंकि उसका एक बेनिफिट होता है. अगर आपका 12 BF है तो आपको ट्रेनिंग फ्री में मिलता है, अगर नहीं है तो आपके इंस्टीट्यूशन को उनको पे करना पड़ता है, स्पेशली HRDC का. तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन का जो भी डॉक्यूमेंट आता है एक फोल्डर में रखिए. अब फिर आपको कोई भी टीचर मांगेगा, कोई भी कमिटी मांगेगी, तो आपको भागना नहीं पड़ेगा कि कहाँ है डॉक्यूमेंट, कहाँ है डॉक्यूमेंट. तो एक फोल्डर ही इसका बना के रखो, इसकी डिटेल्स रखो, और इंस्टीट्यूशन का एफिलिएशन के बाद कौन कौन से प्रोग्राम आपने स्टार्ट किए हैं पिछले 5 सालों में. पिछले 5 सालों में
आपने कौन से प्रोग्राम चालू किए। जैसे 2016-17 में बीए चालू हो गया, 17-18 में बीकॉम चालू हो गया, 18-19 में सेल्फ फाइनेंसिंग चालू हो गया, 19-20 में सेल्फ फाइनेंसिंग के और 2 कोर्स आ गए। तो इसका पूरा का पूरा लास्ट 5 ईयर का पूरा डेटा आप रखो। इसके लिए आप अलग फाइल बना के रखो, इसके लिए आप अलग से फाइल बना के रखो, क्योंकि एसएसआर में इसका डिटेल हमको चाहिए रहता है। हमको मीन्स जो भी नैक कमेटी है, ये आपके पास ही आएगी कि उस जो हमको प्रोग्राम का परमिशन मिला है उसकी डेट क्या है, कब से मिला है, हमको स्ट्रेंथ क्या दिया है, उस कोर्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में रहती है। तो पूरे 5 साल का डिटेल आप रखो कि कौन कौन से प्रोग्राम आपने चालू किया है। कभी कभी आप सर्टिफिकेट भी चालू करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, उसका भी परमिशन आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है। तो कभी कभी 10 साल 20 साल के बाद कोई कमेटी आई, बोलेगी ये आपने सर्टिफिकेट चालू किया, इसका हमको परमिशन लेटर दिखाओ। उस टाइम अगर वो स्टाफ जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था या रिसीव किया था वो नहीं रहा तो क्या करोगे। इसीलिए as I suggested you, please preserve in folder कि आपके जाने के बाद भी, आप रिटायर हो जाओ उसके बाद भी जो नया स्टाफ आ रहा है उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो। कोई भी आए, क्योंकि कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, 10 टीचर जाते हैं तो 20 टीचर आते हैं, 10 स्टाफ जाता है, नॉन टीचिंग 10 स्टाफ आता है। तो अगर हमारे पास डेटा, जैसे बोलते डेटा सेंटर, हमारे पास फाइल है तो कोई ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो फाइल डॉक्यूमेंटेशन बराबर होनी चाहिए। वो इधर से उधर की एक डॉक्यूमेंट इधर है, एक डॉक्यूमेंट उधर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर हमको फिर से अगर नहीं मिला तो डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। सो बेटर व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स यू आर रिसीविंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, योर पेरेंट्स यूनिवर्सिटी, यू हैव टू प्रिजर्व इट। एंड जब नैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर का डेटा आप प्रिपेयर करके रखो। And details of recognition. Yes, as I told you, इनका भी डेटा आपसे ही मिलेगा। नैक कमेटी को, नैक जो कॉलेज की कमेटी है, बोलेगा कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का डिटेल हमको चाहिए, कितने टीचर हैं, कितने नॉन टीचिंग हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है। तो उसके भी डिटेल आप ईयर वाइज बना के रखो, क्योंकि ईयर वाइज सेम टीचर नहीं होता है। सेम टीचर मींस नंबर ऑफ टीचर्स में इंक्रीज और डिक्रीज, कभी किसी साल में कम टीचर रहते हैं, कभी किसी साल में ज्यादा। तो इसका भी एक फाइल आप बना के रखो, वेदर इट इज इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। स्पेशली आई सजेस्ट यू प्लीज कीप इन बोथ द फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी। कि कभी कभी आपको अगर लाइट गया, लैपटॉप को प्रॉब्लम आ गया, तो हार्ड कॉपी तो है हमारे पास, हम उनसे काम चला सकते हैं, या उससे उनकी ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैन क्रिएट अ सॉफ्ट कॉपी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, दोज हु आर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ जॉब, प्लीज कीप योर रिकॉर्ड इन बोथ द फॉर्मेट, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज हार्ड कॉपी। जैसे पेंडेमिक में हम लोग अपने कॉलेज से बहुत दूर हैं, लेकिन हमारा काम चालू है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कॉलेज में रह के नहीं करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं।
हम लोग वही काम कर रहे हैं घर पे भी बैठ के। तो अगर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, अभी भी हम लोग नैक का काम कर रहे हैं, क्राइटेरिया वाइज काम कर रहे हैं, वेबिनार ले रहे हैं, सेमिनार ले रहे हैं, जैसे ये नॉन टीचिंग का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, इसको ले रहे हैं, उसके लिए भी हमको कभी कभी डॉक्यूमेंट भी चाहिए रहता है, हमको अबाउट द कॉलेज लिखना है, तो सॉफ्ट कॉपी में है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से आता है या आपका खुद का कॉलेज का डॉक्यूमेंट है, विच इज नॉट अ कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, यू प्रिजर्व इन बोथ द फॉर्मेट, one hard copy and second is soft copy, plus student details of students admitted to the college during last 4 year. Why I'm talking about 4 year? Because NAAC की SSR में एक जगह एक क्वेश्चन है कि लास्ट करंट एकेडमिक ईयर का भी डेटा दो, इसीलिए 4 year plus 1 year कितने बच्चे हमारे कॉलेज में एडमिट हुए, इसका भी डेटा आप पूरी की पूरी डेटा आप एक फाइल में बना के रखो। एडमिटेड कितने हैं, एक्चुअल स्टूडेंट इन योर कॉलेज। ये डेटा टीचर के पास नहीं रहेगा, ये डेटा सिर्फ आपके पास ही रहेगा, जो भी इस डिपार्टमेंट को हैंडल करता है उसके पास ही वो डेटा रह सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन से, those who are handling this department, आप पूरे एटलीस्ट फॉर NAAC पर्पस के लिए 5 साल का पूरा डेटा एक फाइल या फोल्डर में हार्ड कॉपी बना के रखो, एज वेल एज फोल्डर में सॉफ्ट कॉपी में भी रखो कि जैसे केजे सुमैया कॉलेज में कितने बच्चे 2016-17 में आए थे, एडमिट हुए थे बीए बीकॉम सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस में और पीजी में, सब इट इज अ प्रोग्राम वाइज प्लस टोटल। आई विल गिव यू दैट, आई विल शो द टेम्पलेट्स गिवन बाय NAAC कि किस फॉर्मेट में आपको बनाना है, किस फॉर्मेट में आपको बनाना है। आई विल गिव यू दैट टेम्पलेट्स so that it will be easiest or easy for you to make your document as for NAAC, कि NAAC SSR बनाने के टाइम हमको दौड़ना नहीं पड़ेगी, अरे 16-17 का डेटा तो है ही नहीं, 17-18 का डेटा नहीं है, कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, अभी डेटा मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी आपका एडमिशन फिनिश होता है, आप एक काम कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट लेके प्रोग्राम वाइज प्लस टोटल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, इसका पूरा डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूं क्राइटेरिया वाइज कि एडमिटेड स्टूडेंट में किस फॉर्मेट में डेटा हमको चाहिए रहता है। सो दिस इज अबाउट प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज। एक फॉर्मेट है ये कि कॉलेज की प्रोफाइल लिखते टाइम इस तरह की डेटा हमको चाहिए रहता है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ये टीचर के पास नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपके पास ही मिलेगा, ऑफिस से ही मिलेगा। सो आपका रोल एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर फॉर्मेट इन SSR, एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज। इसमें भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, दिस पार्ट इज डिवाइडेड बिटवीन 4 पार्ट। ये जो एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है प्रोग्राम वाइज, इसमें क्या डेटा हमको चाहिए, सी नंबर ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय योर कॉलेज सिंस, और यू कैन से लास्ट 5 ईयर। आपको ईयर वाइज डेटा देना है कि कितने प्रोग्राम कौन से साल में स्टार्ट हुए। ये भी 5 साल का डेटा हमको चाहिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड प्रोग्राम वाइज चाहिए।
जैसे मैंने बोला, इसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए, परमिशन लेटर भी चाहिए, परमिशन प्लस इस टेबल को आप प्रिजर्व करके रखो। दूसरा पार्ट जो इसका है वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। दूसरा जो प्रोग्राम पार्ट है एक्सटेंडेड प्रोफाइल ऑफ द कॉलेज, वो स्टूडेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या डेटा हमको चाहिए? नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईयर वाइज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, हर साल पिछले 5 साल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है आपके कॉलेज में। दूसरा, आपके 3rd ईयर में कितने बच्चों ने, 3rd ईयर के बच्चे कितने बच्चे पास आउट होके गए हैं, आउटगोइंग स्टूडेंट, फाइनल ईयर स्टूडेंट, 3rd ईयर में कितने बच्चे हैं। तो पहला जो डेटा है वो पूरे टोटल स्टूडेंट का है। दूसरा जो डेटा है वो सिर्फ 3rd ईयर का है। पिछले 5 साल का डेटा आप सिर्फ 3rd ईयर का बना के रखो, कि जैसे 2016-17 में 500 बच्चे थे, 17-18 में 600 बच्चे आ गए, या अगर स्ट्रेंथ आपका उतना ही है 500 मे बी उसको डिवाइड कर सकते हो ऐसे, मेल एंड फीमेल एंड टोटल। तो फर्स्ट ईयर मेल फीमेल टोटल, सेकेंड ईयर मेल फीमेल टोटल, 3rd ईयर का भी ऐसा, देन टोटल स्टूडेंट। एक तो ईयर वाइज टोटल है, दूसरा टोटल लास्ट 5 ईयर का। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। अब बोलोगे देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 and 3, बट देयर इज नो कॉन्ट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि कितने बच्चे आपके 3rd ईयर में हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है। There is a difference between final year students and students appearing into the examination which is conducted by your institution. Maybe ये यहाँ पे आ सकता है, फर्स्ट ईयर का भी आ सकता है, सेकेंड ईयर का भी आ सकता है, 3rd ईयर का भी आ सकता है। आप पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर टू 3rd ईयर या पीजी तक का बना के रखो, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद यस, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी हाँ, हम एक फॉर्म भर रहे थे, उसमें पूछा गया था स्पेशली AQAR में कि आपकी इवैल्यूएशन में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो एक फॉर्म भरा जाता है रीवैल्यूएशन का। तो ये जो ड्यूटी होता है किसकी, एग्जाम कमेटी की, कि कितने बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरा है। Those who are not satisfied with their marks, they have a freedom to apply for revaluation. तो पूछा जाता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो इसका लास्ट 5 ईयर का हमको डेटा चाहिए रहता है। से आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट 50 बच्चों ने 2016-17 में अप्लाई किया था, 70 लोगों ने 17-18 में, या 25 लोगों ने 18-19 में, या 20-21 में 10 लोगों ने किया। तो इस तरह का डेटा वी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू और ऑफिस, या यू कैन से एग्जामिनेशन सेल से। एग्जामिनेशन सेल भी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि जैसे नैक कमेटी आपके कॉलेज की बोल रही कि हमको ये डेटा चाहिए, फिर आप फॉर्म गिनने लगोगे, अरे कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने किया। तो उससे बचने के लिए जितना भी एप्लीकेशन आया है रीवैल्यूएशन का, उसका एक डेटा बना लो नेम वाइज,
स्टूडेंट आईडी वाइज, क्लास वाइज। तो इसके लिए इससे क्या रहेगा कि रेडीमेड डेटा विल बी अवेलेबल on the basis of year wise, semester wise, even subject wise also, even subject wise also. Then third criteria इसमें है academic wise. So academic में कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमको आपसे चाहिए? Number of courses in all the program year wise last 5 year. Academic से related है कि number of courses, जैसे BCom में कितने courses स्टार्ट हुए हैं पिछले 5 सालों में? BCom में there is a aided and unaided, there is a BCom plain है, BCom in banking and insurance है, BCom in financial market है, BCom in management है, BCom in accounting and finance है। इस सब कोर्सेज का डिटेल्स आप लास्ट 5 ईयर में हमको दे सकते हो। यस ना, क्वेश्चन नंबर 2, आपके कॉलेज में फुल टाइम टीचर कितने हैं? पिछले 5 सालों में फुल टाइम टीचर कितने हैं? दिस डेटा में चेंज ईयर वाइज, जैसे मैंने बोला है कि कोई छोड़ के जाता है, कोई रिटायर हो जाता है, तो हर एक साल का डेटा एक सरीखा नहीं होता है। तो इसका भी डेटा आप पूरे पिछले 5 साल का डेटा एक फोल्डर में बना के रखो। हर एक का फोल्डर अलग अलग होना चाहिए, तो इससे कोई भी नॉन टीचिंग हो या टीचिंग हो, उसको डेटा ढूंढने में आसानी होती है कि 2016-17 में फुल टाइम टीचर कितने थे। तो अगर हमारे पास डेटा है इन प्रिंट फॉर्म एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी, तो इट विल बी इजी फॉर अस। यस, ये टीचर को पता नहीं होता कितने सैंक्शन पोस्ट हैं। एक तो फुल टाइम टीचर हैं और उसमें सैंक्शन पोस्ट कितने हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी टीचर फुल टाइम टीचर 60 होते हैं या 10 होते हैं, लेकिन सैंक्शन पोस्ट होती है ओनली 5। वो जो 5 एक्स्ट्रा होते हैं वो यू कैन से कॉन्ट्रैक्चुअल पे होते हैं, बट वो फुल टाइम होते हैं। So one data is related to the full-time teacher and second data is related to the sanction wise, कि हमारे कॉलेज में इतना ही पोस्ट है सैंक्शन, ओके, उसका डेटा हमको चाहिए। और चौथा कैटेगरी है एक्सटेंडेड प्रोफाइल का इंस्टीट्यूशन वाइज। सो इंस्टीट्यूशन वाइज कौन सा डेटा हमको चाहिए? पहले होता है नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर एडमिशन, मतलब हमारी पोस्ट कितनी है स्टूडेंट की, इनटेक कैपेसिटी बोलते हैं उसको, और उस इनटेक कैपेसिटी के लिए एप्लीकेशन कितने आए। सो इनटेक एंड एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड एडमिटेड, तो एक हमारा ये जो डेटा बन जाता है कैसे, नंबर ऑफ प्रोग्राम BA, BCom, BMS, BFM, BBI, सेकेंड कॉलम इनटेक 100, 110, 20, 60, 60, then admitted, and the last column is number of application received, number of application received. So this is one data. Second, this is also very important, especially for those institutions who are not coming under minority, कि number of seats जो रिजर्व है, रिजर्व कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, इसका भी डेटा लास्ट 5 ईयर का रखो कि कितना सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए, एससी के लिए या और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली या एनी अदर स्टेट का एज पर द गवर्नमेंट रूल, स्टेट गवर्नमेंट रूल। लास्ट 5 ईयर का डेटा यहाँ पे भी हमको चाहिए रहता है।
ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, एक क्वेश्चन है। इसका मतलब हमको डेटा अलग अलग चाहिए, एक ही एक्सेल शीट में नहीं चाहिए। वी नीड डेटा इन अ सेपरेट मोड। So number of seats earmarked as a reserve category as per the government of India and state government rules. Last 5 year का डेटा भी यहाँ पे चाहिए। Yes, number of classroom कितने हैं आपके कॉलेज में, number of seminar hall कितने हैं, number of computer कितने हैं जो academic purpose में के लिए यूज होते हैं, वो भी लास्ट 5 ईयर का आप डेटा बना सकते हो कि 2016-17 में 50 कंप्यूटर थे, 2019-20 में 100 हो गए हैं, 2020-21 में या 21-22 में 115-120 आने वाले हैं। तो इस तरह का डेटा आप बना सकते हो कि आपके कॉलेज में एकेडमिक पर्पस के लिए कितने कंप्यूटर्स हैं। यस, और पूरे साल में टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना होता है, सैलरी को छोड़ के, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग का सैलरी छोड़ के बाकी एक्टिविटीज के लिए कितना खर्चा हो रहा है, ईयर वाइज पूरे लास्ट 5 ईयर का डेटा चाहिए। राइट गाइस, सो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन NAAC committee of your college is expecting from you to prepare self-study report for NAAC submission. ये डेटा आपसे चाहिए, आपसे मतलब ऑफिस से ही चाहिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है with help of your entire staff to arrange the data as per the requirement of committee. क्योंकि कमिटी आने के बाद, आने के दिन या 2-3 दिन रह गया, आप तभी बनाने जाओगे तो एक पूरा क्योस हो जाता है, कुछ डेटा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही ईयर वाइज तैयारी करके रखेंगे। तो हमको एक बार आपने फाइल बना दिया, 1 साल, अगर मेहनत आपको सिर्फ 1 साल करनी है, दूसरे साल से क्या होता है, आप सिर्फ डेटा उसमें रखते जाते हो, पूरा डेटा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर साल का अलग अलग फाइल बनाओ, 1 साल बना दिया, उसमें लिख दो 5 ईयर डेटा, या डेटा उसमें आप 10 साल का भी डेटा रख सकते हो। तो अगर हमको सिर्फ 5 साल का ही डेटा चाहिए तो वी कैन गेट द डेटा। नाउ कम टू दी क्राइटेरिया वाइज, जो कल सत्यवान सर ने बताया था। सत्यवान सर ने आपको डिटेल में बताया होगा कि क्राइटेरिया वाइज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंडिकेटर्स क्या है, मेट्राइसिस क्या है, मैट्रिक्स में क्या है। लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा जो जिसका आंसर आपके पास होगा, जिसका आंसर सिर्फ आप दे सकते हो, टीचर नहीं दे सकता है, जिसका डेटा सिर्फ आप दे सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में हम नहीं कि हमको अभी AQR भरना था 2019-20 का, तो हमने हर एक स्टाफ, ऑफिस स्टाफ को मैसेज किया कि वी नीड दिस काइंड ऑफ डेटा इन दिस फॉर्मेट। तो ऐसा आपके कॉलेज में भी हो सकता है कि आपको कोई भी कमेटी आएगी, आपसे डेटा मांगेगी, इस डेटा, ये डेटा हमको चाहिए, ये डेटा हमको चाहिए। सो लेट्स see kind of data which we required for SSR on the basis of criteria wise. Criteria number 1 एक करिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब सिलेबस। इसमें जो ऑफिस का काम होता है, ऑफिस मतलब इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, जितने भी आपके कोर्स के सिलेबस हैं पिछले 5 साल के, आप उसको एक फोल्डर बना के रखो, कोर्स वाइज सिलेबस।
बीए का सिलेबस क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का है। बीकॉम कैसा है, क्या सिलेबस है, बीएमएस का क्या सिलेबस है। सो सिलेबस कॉपी एंड इट शुड बी देयर इनटू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सिलेबस होने चाहिए पिछले 5 साल के। इससे बच्चों को बार बार टीचर के पास नहीं आना पड़ेगा कि सर सिलेबस क्या है, हम बता देते हैं कि ये सिलेबस है। तो लेकिन अगर लाइब्रेरी में सिलेबस अवेलेबल रहेगा तो आई कैन टेल माय स्टूडेंट कि दैट कॉपी ऑफ सिलेबस इज अवेलेबल इनटू द लाइब्रेरी, गो एंड टेक द जेरॉक्स। और उसको पूरा एकदम, जैसे सिलेबस हर 3 साल में चेंज होते रहता है, इसका मतलब हर साल एक क्लास का चेंज होता है, तो उसका चेंजिंग सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए पिछले 5 साल का। इट विल बी easiest way to get the syllabus. Students are able to get the syllabus from library. उनके लिए भी आसान है, टीचरों के लिए भी आसान है। और अगर कमिटी आई कि हमको सिलेबस दिखाओ आपके कोर्स का, तो हम डायरेक्टली आपके पास लेके आ सकते हैं कि यहाँ लाइब्रेरी में रखा हुआ है सर। सो 5 साल का पूरा एक फोल्डर बना के रखो, बीए का अलग, बीकॉम का अलग, सेल्फ फाइनेंसिंग का अलग। और बीए में जितने कोर्सेज हैं, बीए इकोनॉमिक्स, बीए साइकोलॉजी, बीए इंग्लिश, बीए ज्योग्राफी, बीए हिस्ट्री, बीए मराठी, गुजराती, सबका अलग अलग फोल्डर बना के रखो, क्योंकि सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक फोल्डर बना के रखोगे, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर टीचर ऑल्सो, कि टीचर को भी सिलेबस वहां से मिल सकता है। नंबर ऑफ एडॉक कोर्सेज विद सिलेबस, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड कोर्सेज। अगर आपका कॉलेज ऑटोनॉमस है, यूनिवर्सिटी है, या इवन एफिलिएटेड कॉलेज है, आपने कोई वैल्यू एडेड कोर्स चालू किया है, उसका परमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और उसकी करिकुलम जो आपने डिजाइन की है, पिछले 5 साल में कितने वैल्यू एडेड कोर्सेज आपने स्टार्ट किया है विद सिलेबस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप रेडी करके रखो। यहां पे प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कोर्सेज तो करते हैं लेकिन इसका डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं रखते हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि जो 70% हमारा मार्क्स है, डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ही आएगा। इसका मतलब 70% रोल में आपका रोल, ऑफिस का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कोर्स में, वैल्यू एडेड कोर्सेज में और सर्टिफिकेट कोर्सेज में कितने बच्चों ने एनरोल्ड किया है लास्ट 5 ईयर, ये हो गया क्राइटेरिया 1 एस्पेक्ट्स। क्राइटेरिया 1 एस्पेक्ट्स कि इस 3 क्वेश्चन का आंसर हमको आपसे चाहिए, या इस 3 क्वेश्चन का डेटा हमको आपसे चाहिए। सिलेबस कॉपी, validated courses since 5 year, last 5 year, and number of student enrolled in validated courses as well as certificate courses from last 5 year. Now come to the second criteria. This is called as a teaching learning. I think इसका सबसे ज्यादा डेटा ऑफिस से ही मिलता है। अभी हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है अपने कॉलेज में कि हमको टीचरों से क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और ऑफिस से क्या चाहिए। तो हमने पाया कि इस क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा जो आंसर मिलेगा वो हमको ऑफिस से ही मिलेगा। इसीलिए ऑफिस का रोल इस क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा है। क्या है क्वेश्चन इसका? नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल ईयर वाइज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, मतलब बच्चों की जो एडमिशन की सीट्स है, इनटेक कैपेसिटी 5 साल की क्या है ईयर वाइज। दूसरा, नंबर ऑफ एक्चुअल स्टूडेंट्स एडमिटेड, एक तो हो गया इनटेक और दूसरी स्टूडेंट एडमिटेड फ्रॉम द लास्ट
5 year on the basis of reserve categories. एक तो होता है इंटेक एंड एडमिटेड. एडमिटेड में भी रिजर्व कैटेगरी में आपने कितने बच्चों को एडमिशन दिया है, एंड दैट शुड बी एज पर दी नॉर्म्स गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन. स्टूडेंट और टीचर रेशियो क्या है? नंबर ऑफ टीचर कितने हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हो और टीचर स्टूडेंट रेशियो काउंट कर सकते हो. So 1:20, 1:50, 1:100. जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है और नंबर ऑफ टीचर है 10, तो टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना आता है? 1:100. ये भी आपको कैलकुलेट करके रखना है पिछले 5 साल का. और यहां पे क्वेश्चन दिया है, एवरेज परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट. पिछले 5 साल में जो फुल टाइम हमारी पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट है, उसमें फुल टाइम टीचर कितने हैं? 5 सालों में हर ईयर वाइज कितने फुल टाइम टीचर हमारे हैं अगेंस्ट दी सैंक्शन पोस्ट. देन टीचर जो भी आपने अपॉइंट किए हैं पिछले 5 सालों में, ईयर वाइज उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हाईएस्ट डिग्रीज पीएचडी, डीलिट, तो कितने टीचर हैं? लास्ट 5 ईयर में कितने टीचरों ने पीएचडी की डिग्री ली है? और पूरे लास्ट 5 ईयर का हमको एक साथ डेटा नहीं देना है, ईयर वाइज डेटा, कॉलम वाइज आप बनाओ. इस साल में इतने टीचरों ने इतने टीचर थे, इतनों ने पीएचडी कंप्लीट किया. दूसरे साल में 2 लोग ने और किया तो उसका 2 नंबर आएगा. तीसरे साल में एक ही ना हो तो नंबर ऑफ टीचर्स विथ फुल टाइम पीएचडी, तो वो नंबर बढ़ते जाता है कि फर्स्ट ईयर में 10 टीचर थे पीएचडी, सेकेंड ईयर में 15 टीचर हो गए, थर्ड ईयर में 20 हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन दी अपॉइंटमेंट. एंड जो भी टीचर है अगर उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, आपको डेटा दिया है, तो उनका डेटा भी प्रिजर्व करके रखो. सो नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स विद पीएचडी लास्ट 5 ईयर. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नैक की कमिटी आपकी जो कॉलेज की है आपसे मांगेगी, हर टीचर से पूछने नहीं जाएगी कि आपको कितने साल हुए हैं. ये आपको पता है कि आपकी कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितने सालों से पढ़ा रहा है, वो जो इस कॉलेज में कितने साल का एक्सपीरियंस है. या अगर कोई ट्रांसफर होके आया है या यू कैन से लीव वैकेंसी करके फिर यहाँ पे आया है, तो भी कभी कभी काउंट होता है. तो नंबर ऑफ नेम एंड नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स विद ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन योर ओन इंस्टीट्यूशन. Total number of final year student who pass the examination conducted by institution. ये डेटा भी आपको देना है, स्पेशली एग्जाम सेल को. एग्जाम सेल जो आपकी कॉलेज की एग्जाम कमेटी, आप ये डेटा प्रिजर्व करके रखो पिछले 5 सालों का कि कितने टीचर और कितने स्टूडेंट ने पास आउट किया है. फाइनल ईयर स्टूडेंट ने पास किया है. अपेयर डिफरेंट होता है, स्टूडेंट टीवाई में कितने हैं वो डिफरेंट है, कितने अपेयर हुए वो भी डिफरेंट है, कितने पास हुए हैं वो भी डिफरेंट है. और पासिंग परसेंटेज क्या है, आपके रिजल्ट क्या है. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्राइटेरिया नंबर 2, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. सो ओनली दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस. Now criteria number 3 ये रिसर्च से रिलेटेड है. रिसर्च है इनोवेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑफिस. तो पहले कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन
टीचरों को कोई पैसा देता है रिसर्च के लिए, उसको बोलते हैं सीड मनी, टू प्रमोट द रिसर्च। टीचर को भी देता है या स्टूडेंट को भी देता है। अगर ऐसा कुछ है तो कितने टीचरों को सीड मनी मिली है, तो इसका भी 5 साल का रिकॉर्ड आपको देना और बना के रखो एक फाइल में। जैसे बहुत सारे टीचर इंस्टीट्यूशन का होता है कैसा कि 5,000 एक टीचर को दिया, 10,000 एक टीचर को दिया, 2,000 एक टीचर को दिया ऑन द बेस ऑफ देयर रिसर्च प्रपोजल। तो 2016-17 में 10 टीचरों को दिया, 17-18 में 5 टीचर को दिया, तो पूरा डेटा प्रिजर्व करके रखो। तो अमाउंट ऑफ सीड मनी प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशन टू इट्स टीचर फॉर रिसर्च ईयर वाइज ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। के बाद ग्रांट कितना रिसीव हुआ कॉलेज को, एक तो गवर्नमेंट से ग्रांट आता है, प्लस नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है, जो जैसे हमारा कोई MOUs है विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड से, या हिस्टोरिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन है या NGOs है, इफ दे आर फाइनेंसिंग सम प्रोजेक्ट, या कोई चेयर आपने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया, वहां से फंडिंग कितना आ रहा है। सो टोटल ग्रांट, ये टीचर को नहीं पता होगा, ये ऑफिस का ही डेटा, ऑफिस से ही डेटा आ सकता है। तो ये पूरा डेटा पिछले 5 साल का आप रखो। यस, आपके कॉलेज में कितने गाइड हैं, रिसर्च गाइड है, पिछले 5 सालों में कितने रिसर्च गाइड हुए, इसका पूरा डिटेल आप एक फाइल में बना के रखो। उसके बाद कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका रिसर्च फंडेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, जैसे माइनर रिसर्च, मेजर रिसर्च। माइनर रिसर्च कितने टीचरों को मिला है, कितने डिपार्टमेंट को मिला है, कौन सी एजेंसी है। तो अगर NAAC कमेटी जो आपके कॉलेज की है, हर टीचर से पूछने नहीं जाएगी कि आपको कहां से प्रोजेक्ट मिला है, इसका रिकॉर्ड ऑफिस में ही होना चाहिए। इसकी जो फाइल है, परमिशन लेटर है, सैंक्शन लेटर है, पूरी की पूरी फाइल ऑफिस में होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जाता है ऑफिस से ही जाता है, परमिशन लेटर ऑफिस में ही आता है, तो एक टीचरों को जाता है, एक ऑफिस में ही रहता है। तो अगर हमको इमीडिएटली चाहिए कि अरे कितने डिपार्टमेंट को एमफिल माइनर मेजर मिला है, चलो माइनर मेजर का फाइल है, आप हमको दे दो, तो हमको मिल जाएगा डेटा, कितना अमाउंट मिला है, कितने टीचरों को मिला है, टाइम पीरियड क्या है, कितने सालों के लिए मिला है। ओके, सो ये 5 साल का डेटा फॉर NAAC के लिए चाहिए। बाद नंबर ऑफ PhD रजिस्टर्ड पर टीचर, अगर आपके इधर गाइड है, रिसर्च गाइड है, तो हर एक गाइड के अंदर कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, PhD स्टूडेंट। पिछले 5 सालों में एक टीचर के अंदर कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया टू गेट दी डॉक्टरेट डिग्री। ये भी तो आपके पास डेटा होगा कि कॉमर्स की जो गाइड है उसके अंदर 2017 में 3 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2020 में 5 बच्चों ने एडमिशन लिया। तो दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई टू रन टू दी है रिसर्च गाइड कि सर आपके अंदर कितने बच्चे हैं, वो तो आपके पास डेटा है ना, आप उसका रिकॉर्ड बना के रखो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो आपके पास है। BA में कितने बच्चे हैं, BCom में कितने बच्चे हैं, MA MCom में कितने बच्चे हैं, PhD में कितने बच्चे हैं, उसकी फीस क्या है, उन्होंने री रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं, वो सब डेटा आपके पास होने चाहिए। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है
on teacher training and staff for undertaking consultancy during last 5 years. जैसे हमको डेटा चाहिए, how much amount you have spent on teachers training, तो आपके पास पूरा डेटा है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग भेजा है, कितने लोग ओरिएंटेशन, रिफ्रेश, शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए गए हैं, कितने लोगों को रिसर्च फंडिंग मिला है, ये पूरा का पूरा डेटा आपके पास है। तो इसका भी 5 साल का रिकॉर्ड आप बना के रखो। ये 5 साल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिसका नैक हो गया है उसके लिए 5 साल का डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसका नैक नहीं हुआ उसको भी 5 साल का डेटा ही चाहिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम नैक है तो एटलीस्ट 5 साल का डेटा आपका होना ही चाहिए। फ्रेश नैक के लिए तो आप जितना भी डेटा दोगे चलेगा, लेकिन 5 साल का डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी के साथ या फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, उसका MOUs है, वो तो टीचरों के पास नहीं मिलेगा। उसका भी डेटा आपको प्रिजर्व करके रखना है कि पिछले 5 सालों में MOUs किसके साथ हुआ है, कितने टाइम के लिए हुआ है, कैसे हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में हुआ है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, लोकल है, रीजनल है, एक्सेट्रा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नंबर ऑफ क्लासरूम कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक्सक्लूडिंग सैलरी। लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए LMS, जिसे वो बोलते हैं ILMS, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है कि नहीं, वो भी डेटा लाइब्रेरी से चाहिए रहता है। एनुअल एक्सपेंडिचर बुक पे कितना खर्चा किया, ई बुक पे कितना खर्चा किया, जर्नल पे कितना खर्चा किया, ई जर्नल पे कितना खर्चा किया, इसका भी डेटा लास्ट 5 ईयर का चाहिए। कितना परचेज किया है उसका एक्सपेंडिचर चाहिए, तो ये आपके पास ही आएगा, ऑफिस से ही डेटा मिल जाएगा हमको, किसी टीचरों से ये डेटा नहीं मिलेगा, ये तो आपके पास ही आएगा। ये क्राइटेरिया वाइज क्वेश्चन है जो NAAC SSR के लिए चाहिए रहता है, तो इसका भी 5 साल का रिकॉर्ड आप बना के रख सकते हो एक फाइल में। उसको बोलो लाइब्रेरी का फाइल, परचेज ऑफ ई बुक, बुक्स, जर्नल एंड ई जर्नल, तो उसमें पूरा का पूरा एक्सपेंसेस ईयर वाइज यू कैन मेक इट। इसका भी डेटा चाहिए रहता है, नंबर ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट यूजिंग लाइब्रेरी पर डे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डायरी मेंटेन करके रखो, या ऑटोमेटिक कुछ ऐसा करो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आता है, कोई भी टीचर आता है लाइब्रेरी में, बोलो कि सर आप एंटर कर दो अपना नाम, डिटेल्स एंड टाइम पीरियड। तो इससे क्या रहेगा, स्टूडेंट भी आता है तो उसको बोलो कि आप रिकॉर्ड कर दो। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, एक डायरी रखो टीचिंग की, टीचर्स, नॉन टीचिंग एंड स्टूडेंट का, उसमें उनका पर डे का रिकॉर्ड रखो, कितने बच्चे लाइब्रेरी विजिट करते हैं, कितने टीचर लाइब्रेरी विजिट करते हैं। तो इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, और उसको डेली कैलकुलेट करके रखो। टोटल टीचर विजिटेड लाइब्रेरी टुडे 10, टोटल स्टूडेंट विजिटेड लाइब्रेरी 500, 200, 300। अगर एनुअली देखा जाए कि एनुअल एवरेज निकालना पड़ेगा, तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ टीचर्स, तो आप और नंबर ऑफ डेज यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। या कंप्यूटर जो लाइब्रेरी में है, सो कंप्यूटर एंड स्टूडेंट रेशियो क्या है, सो करंट एकेडमिक ईयर का डेटा आप देते हो। इंटरनेट कौन से स्पीड का है, बैंडविड्थ क्या है, आपके कॉलेज ने इंटरनेट पैकेज लिया है, अगर लिया है तो कौन सी कंपनी से लिया है, उसका स्पीड क्या है, उसका बैंडविड्थ क्या है, उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो भी ऑफिस के पास ही होता है।
ये जो क्राइटेरिया 3 में हमको चाहिए रहता है। कंटेंट के लिए आपने कुछ किया है, मतलब कोई फैसिलिटी डेवलप की है, जैसे मीडिया लैब हो गया है, ई कंटेंट रूम है जहाँ पे टीचर जाके वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, आपने उसके ऊपर कुछ खर्चा किया है क्या, वीडियोस बनाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदा है क्या, उसका डिटेल आप रखो पिछले 5 साल का। और ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कॉलेज excluding salary on the academic support, total expenses done by college in academic support, physical activity, facilities and academic support, इसमें सैलरी इंक्लूड नहीं है, इसका भी डेटा हमको आपसे ही मिल जाएगा, इसका भी लास्ट 5 ईयर का डेटा बना के रखो। नाउ क्राइटेरिया 5, इसमें कम से कम आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपको ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, सब सिर्फ 3 डेटा है क्राइटेरिया 5 में। एक तो है स्कॉलरशिप, पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट के हिसाब से कितने बच्चों को मिला है, कितना अमाउंट मिला है, दैट इज फ्रीशिप और स्कॉलरशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। Number of students benefited through this kind of scholarship. So there is a 2 type of scholarship. One is called funded by government of India and state government, and second provided by institution and non-governmental agency. कोई sponsored भी होता है scholarship, जो कोई एजेंसी देती है या इंस्टीट्यूशन देता है, उसका भी डिटेल आपके पास होगा, क्योंकि it is a financial matter. तो you have to prepare the data based on scholarship. And yes, ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि ये जो लास्ट डेटा है, आउटगोइंग स्टूडेंट प्रोग्रेसिंग टू द हायर एजुकेशन डेटा रिक्वायरमेंट, ये क्या है? ये डेटा वो है जो आपसे एलसी लेके जाता है। एलसी लेके जाना मतलब वो कहीं हायर स्टडीज के लिए गया है। एलसी जो फाइनल ईयर के बाद जो लेके जाता है, कहीं ना कहीं तो एडमिशन ले रहा है, अदरवाइज जो एलसी निकालेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी वो बंदा आता है, जो स्टूडेंट आता है, वी कैन आस्क, उसके जो एक कॉपी तो अपने पास ही रहती है, उसका डिटेल या तो सॉफ्ट कॉपी में भी डाल सकते हैं कि जिसको हमने एलसी दिया है, किसको दिया है, किस पर्पस के लिए दिया है। तो पर्पस अगर हमको मिल जाता है, और उससे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे एडमिशन लिया है, तो वी आर एबल टू गेट द स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, हु आर गोइंग फॉर अब्रॉड, who are going for further developed diploma courses, who are going for MBA, that is higher education. कौन दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कौन मुंबई यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कौन नागपुर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तो ये भी डेटा हमको पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव गॉन फॉर हायर एजुकेशन इन विच यूनिवर्सिटी। तो अगर हमारे पास डेटा रहेगा तो हम लोग आसानी से ये डेटा उनको दे सकते हैं। नाउ क्राइटेरिया 6 में नंबर ऑफ टीचर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे प्रोफेशनल वर्कशॉप के लिए कुछ गए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, मेंबरशिप के लिए गए हैं, तो कॉलेज टीचरों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो उसके लिए भी डेटा आपके पास ही रहेगा कि कितने टीचरों को दिया है फाइनेंशियल सपोर्ट, कितने टीचरों ने ओरिएंटेशन रिफ्रेशर किया है, उसका डेटा आपके पास है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, क्योंकि जो डीडी बनता है वो आपके इधर से बनता है। तो दैट विल बी यू कैन से, वहां पे हमको पूरा का पूरा 5 साल का डेटा मिल जाएगा कि कितने टीचरों ने रिफ्रेशर किया है, ओरिएंटेशन किया है, शॉर्ट टर्म कोर्स किया है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है,
दो डेटा यहां से मिल सकता है, एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट एंड नंबर ऑफ टीचर अटेंडेड these kind of courses, and total grant received by college from non-governmental bodies, individuals, philanthropists, on the basis of year wise last 5 years. जैसे ग्रांट हमको मिलता है एनसीसी से, एनएसएस से, अलुमिनी से, कोई बैंक हमको देता है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होता है, तो वो ग्रांट आप पूरा का पूरा टीचर को डायरेक्ट तो मिलता नहीं है, वो डेटा तो आपको ऑफिस में आता है, उसके बाद टीचर एप्लीकेशन देता है उसके लिए। सो डेटा कहाँ से आया, किस पर्पस के लिए आया है, और किस प्रोजेक्ट या पर्पस और प्रोजेक्ट के लिए, और उसकी ड्यूरेशन क्या है एक्सपेंसेस की, कि उसका ऑडिट हमको आपसे ही कराना रहता है ऑफिस से, तो पूरा का पूरा डिटेल पिछले 5 साल का हमको चाहिए रहता है, हमको मीन्स कमिटी को। नाउ क्राइटेरिया नंबर 7 के लिए जो इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसमें बोथ टीचर एंड नॉन टीचिंग is important. Code of conduct for students, teachers, administrator and other staff, उसका पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए। कोई लाइब्रेरी में गया, पूरा का पूरा एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है, कितने बच्चे वन टाइम में एडमिट हो सकते हैं लाइब्रेरी में, एक सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं, लाइब्रेरी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है, उसके बाद रिसर्च सेल है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, उसमें कब से कब जा सकते हैं, कंप्यूटर को किस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, क्या नहीं करना है उस पे, इस रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा बुकलेट तैयार करने में टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर एक का अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, देन ओनली इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन, दोज हु आर वर्किंग into the higher education. So I hope you got the idea about the kind of work, the kind of information which a committee is required at the time of any visit, और उसके लिए हमको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस फॉर्मेट में करनी चाहिए। आई विल टेल यू दैट कि वो फॉर्मेट क्या रहेगा। So this part is over. Now I will show the templates given by NAAC on the basis of criteria wise, किस फॉर्मेट में हमको कैसे अपने डेटा को प्रिजर्व रखना है इन सॉफ्ट कॉपी में, राइट। आई होप यू गॉट द idea about the things which we required, a committee required from you. So ये सब देख के आपको लगता है कि हमारा रोल, that means your role is very important. कोई कमेटी आ रही है, सिर्फ टीचर ही काम नहीं करता है, हम भी काम करते हैं, हमारा रोल जबकि ज्यादा है। That's very important. बिना आपके सपोर्ट के कोई भी कमेटी सक्सेसफुल विजिट कर ही नहीं सकते। आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कोऑपरेशन, दैट्स very important, राइट। So shall I show the templates which is given by NAAC to you? NAAC,
Just a minute. This is the templates in Excel sheet. अगर आपको चाहिए तो I will give this templates to organizing committee. They will send you through email. See this, ये फॉर्मेट है. जैसे मैंने बोला कि क्राइटेरिया 1 का फॉर्मेट है. Percentage of program where syllabus revision was carried out. Since ये टेम्पलेट्स ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, एफिलिएटेड कॉलेज के लिए टेम्पलेट्स नहीं है, क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो. रिवाइज कौन करता है? यूनिवर्सिटी. नाउ दिस, जैसे इसमें आप बता सकते हो कि कौन सा कोर्सेज है, जैसे बीएमएस हो गया, बीबीआई हो गया, बीएफएम हो गया, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट. और कभी इंट्रोड्यूस हुआ, उस कोर्स का, प्रोग्राम का कोड क्या है, कोर्स का नाम क्या है, और अगर कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसके लिए तो आप उसका लिंक दे सकते हो. उसके बाद आता है नंबर ऑफ वैल्यूएटेड कोर्सेज का ये फॉर्मेट है कि वैल्यूएटेड कोर्सेज, कभी भी कोई भी कोर्स जो आप चालू करोगे विद द परमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मिनिमम आवर्स उसका 30 आवर्स होना चाहिए फॉर 2 क्रेडिट, 45 आवर्स 3 क्रेडिट. सर्टिफिकेट कोर्स है तो 2 क्रेडिट का ही, अभी तो सब कुछ क्रेडिट में ही मिलता है, तो 30 आवर्स का आप सर्टिफिकेट कोर्स भी चालू कर सकते हो. और उसका डेटा यहाँ पे इस फॉर्मेट में हमको देना है. कोर्स का कोड क्या है, ईयर ऑफ ऑफरिंग, कितने साल में कितना बार उसको कंटिन्यू किया. जैसे एक कोर्स था, एक सेमेस्टर में किया, दूसरा सेमेस्टर में फिर से चालू कर दिया, तो हाउ मेनी टाइम यू हैव इंट्रोड्यूस दैट कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 2 मंथ, 3 मंथ, और कितने बच्चों ने इसमें एनरोल किया है और कितने बच्चों ने कंप्लीट किया है. यह है डेटा जो आप, इस पूरा का पूरा डेटा हमारे पास नहीं रहेगा. टीचर के पास, जो टीचर लेक्चर लेने आता है, वो डेटा ये नहीं मेंटेन करेगा. ये कोऑर्डिनेटर प्लस ऑफिस दोनों मिलके बनाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा स्टूडेंट कितने आए, कोऑर्डिनेटर को आपसे पता चलेगा कि सर्टिफिकेट कोर्स चालू हो गया, परमिशन मिल गया है. तो ये पर जैसे ही परमिशन मिलता है उसका पूरा का पूरा डिटेल आप इस फॉर्मेट में बना के रखो. ये हो गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडरटेकिंग. बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, रिसर्च, स्मॉल रिसर्च के लिए जाते हैं, तो आप प्रोग्राम का नाम लिख दो, कोड लिख दो, कितने बच्चों ने इंटर्नशिप किया है, और उनकी डॉक्यूमेंट यहाँ पे, उसका एक गूगल फोल्डर बना के उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दो. तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फोल्डर ही यहाँ पे लिंक रहेगा. तो कभी भी अगर कमिटी को देखना है कि कौन सा बच्चा है जो गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट क्या है, लिंक पे क्लिक करेगा तो दे कैन गेट दी आइडिया, डिटेल्स अबाउट इट. क्राइटेरिया 2 का ये है एनरोलमेंट. जैसे मैंने बोला कि एनरोलमेंट, प्रोग्राम क्या नाम क्या है, कोड क्या है, सीट्स अवेलेबल कितनी है, सैंक्शन, एडमिट कितना हुआ है. सीधे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए रहता है. प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम नेम, सीट्स, सैंक्शन कितनी हुई है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड. यहाँ पे ईयर वाइज दिया है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो 1000, ऐसे कर सकते हो 2016, 17, यहाँ पे लिख दिया 2017, 18. So here you can write
18, 19, and then 19, 20, and the last is 20, 21. ये पूरा 5 साल का डेटा बन गया। हम मांगेंगे कि जो एडमिटेड स्टूडेंट है इस फॉर्मेट में हमको चाहिए। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या हमको प्रिंट आउट निकाल के दोगे, पूरा का पूरा एक दे दोगे, तो हमको उसमें और ज्यादा काम बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास ये फॉर्मेट है और यू कैन क्रिएट दिस फॉर्मेट, दिस डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन NAAC वेबसाइट। तो अगर आपके कॉलेज में NAAC आने वाली है तो अभी से 6 महीने पहले से इस तरह की फॉर्मेट आप बना के रखो। दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू एज वेल एज टीचर ऑल्सो हु आर देयर इनटू द NAAC कमिटी। देन ये है, ये देखो रिजर्व कैटेगरी की हमने बात की थी, उनका डेटा कैसे प्रिजर्व करना है। ये उनके लिए है जो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी में नहीं है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी में है, आप यहाँ पे अदर्स करके लिख सकते हो कि अदर, हमने एडमिशन दिया है ST SC OBC के लिए, बट कितने लिए हैं वो सब काउंट करके रखो। यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस minority institution the column others may be used. If your institution is under minority like South Indian minority, North Indian minority, Gujarati minority, Sindhi minority, then उनके लिए ये रिजर्व कैटेगरी रूल अप्लाई नहीं होता है, so they can use others, क्योंकि हमने भी उस रूल को फॉलो करके इतने बच्चों को एडमिशन दिया है। Then average percent of full time teacher, देखो यहाँ पे this data is also very important। आपके जितने भी टीचर हैं उनका डिटेल इस फॉर्मेट में आप बना के रखो। नेम ऑफ द टीचर, पैन कार्ड नंबर, जैसे अभी कल भी हमने कॉलेज में पैन कार्ड नंबर मांगा, क्यों? वो अभी तक वो पहले नहीं मांगते थे, अभी ये मांग रहे हैं। तो आपके टीचर के आपके ऑफिस में जो सैलरी बनाते हैं उनके पास पैन कार्ड नंबर रहेगा। तो पैन, उसका टीचर का डिजिग्नेशन क्या है, कभी अपॉइंटमेंट हुआ था, कौन सा अपॉइंटमेंट है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, एडहॉक है, डिपार्टमेंट नेम, कितने साल का एक्सपीरियंस है उस इंस्टीट्यूशन में, और अगर वो टीचर अभी है या नहीं है, छोड़ के चला गया, वो भी मेंशन करो। सो दिस इज अबाउट टीचर्स, देयर प्रोफाइल, देयर कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, कितने साल का एक्सपीरियंस है, पूरा का पूरा क्वेश्चन का एक ही जगह आपको आंसर मिल जाएगा। फुल टाइम टीचर विथ PhD, नेम ऑफ द टीचर विथ PhD, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, PhD कभी ऑब्टेन किया है, अगर गाइड है तो गाइड लिखो, उस टीचर को कब रिकॉग्नाइजेशन मिला था, ये भी तो आपके पास ही डेटा आएगा कि यूनिवर्सिटी से, जैसे मैंने अप्लाई किया गाइडशिप के लिए, तो डेटा आपके पास ही आएगा। आपसे मुझे सर्टिफिकेट एक जेरॉक्स कॉपी मिल जाएगी, सर आपको आपका सैंक्शन हो गया आ गया है, तो लेकिन ओरिजिनल डेटा आपके पास ही है। ओके, और अगर वो टीचर आपके यहाँ पे है तो लिखो, नहीं तो बोलो कि नाउ दे हैव लेफ्ट अ कॉलेज। देन एवरेज नंबर ऑफ डेज, ये देखो एग्जामिनेशन का डेटा है, प्रोग्राम कोड, सेमेस्टर ईयर, लास्ट डेट ऑफ लास्ट सेमेस्टर and date of declaration of result, मतलब एग्जाम की डेट क्या थी, लास्ट डेट, और रिजल्ट कब आया। ये एग्जाम कमेटी का के से रिलेटेड है, उन लोग इस फॉर्मेट में अपना डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं फॉर कन्वीनियंसी फॉर एनी कमिटी, NAAC कमेटी, ISO कमेटी,
और ऑटोनॉमी कमेटी या यूनिवर्सिटी कमेटी आ रही है, LIC कमेटी आ रही है, तो आप इस फॉर्मेट में बना के रखो। उसके बाद आता है एवरेज पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। प्रोग्राम कोड क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम कोड में कोड लिखो, प्रोग्राम नेम BA BCom, कितने बच्चों ने अपेयर किया और कितने बच्चे पास हुए। यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम होते हैं उनके कोड होते हैं, उनका कोड डालो, BCom, BA, BMS, और उसके बच्चे कितने अपेयर हुए, कितने पास हुए। After that, yes, this is also very important, student satisfaction survey। इनकी डिटेल आपको मीन्स कॉलेज को, लेकिन डेटा तो आपसे ही लेना है, इस फॉर्मेट में लेना है जो हमको NAAC को भेजना रहता है। जैसे हमारे कॉलेज में 3000 बच्चे हैं या 3500 बच्चे हैं, उसका पूरा का पूरा डिटेल्स हमको NAAC को भेजना होता है, और वो लोग 10% लोगों को सिलेक्ट करते हैं उनके सर्वे के लिए, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स सेटिस्फैक्शन सर्वे। अगर NAAC नहीं आ रहा है फिर भी हम लोग फीडबैक लेते हैं, तो फीडबैक इज नथिंग बट स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो ये डेटा आप बना के रखो फॉर NAAC के लिए, कि जो डेटा हमको NAAC को देना है, जिसमें वो लोग सेलेक्ट करेंगे, उनको ईमेल करेंगे और उनसे क्वेश्चनर भेजेंगे, क्या पूछेंगे 20 क्वेश्चन के बेस पे कि आपके कॉलेज में आपका मतलब कैसा है, करिकुलम कैसा है, फीडबैक कैसा है, एंटायर थिंग्स कैसा है। सो इट इज मोर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। सो दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ये जो डेटा टेम्पलेट्स हैं, टीचर NAAC कमेटी का जो भी टीचर रहेगा, जो भी इंचार्ज रहेगा, आपको बोलेगा सर मुझे डेटा चाहिए, तो डेटा आपको बनाना है, इस फॉर्मेट में बनाना है। ओके, सो दिस अबाउट स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। देन सीड मनी का, जैसे मैंने बोला, सीड मनी टीचरों को प्रोवाइड की जाती है। कौन से टीचर को प्रोवाइड की, कितना मनी कौन से साल में रिसीव किया, ये भी पिछले 5 साल का आप लिखो, और जो सैंक्शन लेटर है उसका लिंक क्रिएट करके यहाँ पे दे दो। देन कम टू दिस, टीचर को अवार्ड कितना मिला है, नेशनल, इंटरनेशनल, दिस मे नॉट बी फॉर यू। ग्रांट, यस, ग्रांट रिसीव्ड बाय कॉलेज, इसका भी डेटा आपके पास रहेगा। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटर कौन है, फंडिंग एजेंसी कौन है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट कौन है जिसका इन्वेस्टिगेटर है, ईयर कौन सा है, फंड कितना आया है। ये फॉर्मेट 5 साल का बना के रखो आप डेटा। वर्कशॉप कितने किए, नंबर ऑफ वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप का परमिशन, उसकी फंडिंग कॉलेज देता है, तो परमिशन लेटर जो मिला है आपके, तो उसका डेटा एक बना के रखो कि कोई भी वर्कशॉप बिना परमिशन के तो नहीं होता है और बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं होता है। अगर कोई बाहर भी जा रहे पार्टिसिपेंट्स, उसके लिए वी नीड प्रॉपर परमिशन, और परमिशन का एक लेटर आपके पास जाता है, प्लीज डू दैट ऑल्सो। Then this is a number of research paper that is not related to you, number of books and chapter that is also not related to you, revenue generated from consultancy अगर है तो you can create this data, yes, number of award कॉलेज को मिला है तो उसका भी डेटा बना के रखो। एक्सटेंशन एक्टिविटीज ये आपसे रिलेटेड नहीं है। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, रिसर्च, जैसे बोलते हैं MOUs, इसका पूरा डेटा आप बना के रखो। MOUs कितने हैं, टीचर आपके कॉलेज ने कितने इंस्टीट्यूशन से, कितने यूनिवर्सिटी से MOUs पिछले 5 सालों में किया, इसका एक फॉर्मेट है, उसका डेटा पूरा का पूरा मेंटेन करके रखना है। क्लासरूम सेमिनार जो ICT से रिलेटेड है, इसका भी डेटा हमको ऑफिस से मिलना चाहिए। एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है एक्सक्लूडिंग सैलरी,
on physical activity, physical infrastructure and academic पूरा का पूरा expenses in this format में. Then E, that is also this format is required to the library to get the idea कि कितना expenditure हुआ है बुक खरीदने में, ई बुक खरीदने में, and many more. या फीस है, जैसे मैंने बोला स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिला, नेम ऑफ द स्कीम क्या है, कौन से साल है, ईयर, कौन सी स्कीम है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले फ्री शिप, उसके बच्चे कितने बच्चों को मिला, अमाउंट कितना मिला, इंस्टीट्यूशनल जो है और अदर, वहां पे 3 क्वेश्चन हमने दिखा था, एक ही टेबल में तीनों का आ जाता है, आपको 3 क्वेश्चन का अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 डॉक्यूमेंट 3 फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही में सारा का सारा डिटेल आ जाता है अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो किया तो। उसके बाद आउटगोइंग, सी ये फॉर्मेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड, ये तो प्लेसमेंट आपसे रिलेटेड नहीं है, ये जैसे मैंने बोला कि हायर एजुकेशन के लिए कितने बच्चे गए हैं, हमको कभी कभी डेटा चाहिए रहता है, अगर ये फॉर्मेट आपके पास है तो आप इस फॉर्मेट में अभी से बना के रखो, आपका टीवाई का रिजल्ट आ गया होगा, बच्चे एलसी लेने आएंगे तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, एनरोलिंग है हायर एजुकेशन, किस कोर्स में जा रहे हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ज्वाइन, किस कोर्स से थे हैं, जैसे समया से हैं, कहाँ पे जा रहे हैं और कौन से कोर्स में एडमिट हो रहे हैं, ये डेटा अगर आप बना के रखोगे इट विल बी ए वेरी वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि यही डेटा हम लोग को मिलता नहीं है, बच्चे एलसी लेके चले जाते हैं तो कोर्स कैसे ढूंढेंगे हम, तो जब एलसी लेने आते हैं बच्चे, ये फॉर्मेट आप बना के रखो, बच्चों का नाम लिखो, सुमैया कॉलेज का एलसी है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हो तो एमबीए, बीए कर एमए करने जाओ तो एमए लिखो, लाइक दैट। देन फाइनेंशियल सपोर्ट जो टीचरों को मिलता है, इसका फॉर्मेट ये है, ईयर, नेम ऑफ द टीचर, कॉन्फ्रेंस अटेंडेड, प्रोफेशनल बॉडी और अमाउंट कितना कॉलेज ने दिया है। उसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट कब से कब तक, ये नहीं आपके लिए है, या भी है फंड कितना रिसीव हुआ है, कहां से रिसीव हुआ है, किस पर्पस के लिए रिसीव हुआ है, दैट फॉर्मेट इज अवेलेबल ओवर हियर। These are the templates. You can say these are the template form as per the NAAC guideline. अगर आपके कॉलेज में NAAC आने वाली है, आप इस टेम्पलेट को 6 महीने पहले ही ले लो और इस पैटर्न में अपने डेटा को मेंटेन करके रखो, तो जो कमिटी है NAAC की, those who are making self study report, उनको बार बार आपके पास भागना नहीं पड़ेगा कि अभी ये डेटा चाहिए, अभी ये डेटा चाहिए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल डेटा, आप उनको फाइल दे दो कि सर एसएसआर के लिए जो भी डेटा है इसमें है, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू, आप अपना काम कर सकते हो, कॉलेज अपना काम कर सकता है, टीचर अपना काम कर सकते हैं, so that means your job will be reduced if you are doing this kind of you can say preparation before your NAAC.
It will reduce your burden at the end of the movement. So I hope you got the idea. If you have any questions, you may ask. Thank you. Yes, thank you so much, Mahendra sir. Mahendra sir, you can stop screen sharing now, I think. Okay. Yeah. It was a wonderful session, sir. And comments तो आप Thank you, देख ही सक रहे होंगे कि बहुत ही बेहतरीन और fantastic, nice information ऐसे comments तो बहुत आए हैं. एक क्वेश्चन जो आया हुआ है चैट बॉक्स में कुछ वक्त पहले, आई थिंक सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एक्चुअली वी हैव एक्सीडेड अ लिटिल ओवर हियर, सो पार्टिसिपेंट्स के परमिशन के साथ हम एक दो क्वेश्चंस शायद ले सकते हैं. एक उसमें आया है कि लैब असिस्टेंट या लैब के लिए कुछ अलग डेटा रिक्वायर्ड रहता है या यही डेटा शीट्स के हिसाब से? यही डेटा रहेगा. ओके, यही डेटा शीट्स के हिसाब से फिर हो सकता है. यस. Okay, great. Because it is as per NAC. Correct, sir. That is true. And एक और क्वेश्चन बीच में कहीं पर आकर गया था, आई थिंक विशाल कुमार जी जिन्होंने हाथ रेस किया है, इज रिगार्डिंग दैट रीवैल्यूएशन. तो रीवैल्यूएशन का भी वैसे ही रहता है या? रीवैल्यूएशन का जैसे हमने बोला कि एक इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि कौन से बच्चे ने अप्लाई किया है, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, सब्जेक्ट क्या है, कोर्स मतलब बीए बीकॉम है, बीएमएस है, बीएफएम है, किस सब्जेक्ट के लिए किया है. ये पूरा फॉर्मेट है. अगर आपके पास कोई भी रिवैल्यूएशन का डेटा आता है, उसको प्रिजर्व करके रखो, क्योंकि नैक के टाइम, रिपोर्ट राइटिंग के टाइम हम उस क्वेश्चन के लिए स्पेशली एग्जाम के पास जाते हैं कि सर रिवैल्यूएशन में 2016, 17, 18 में कितना डेटा, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, बराबर वही डेटा चाहिए. ओके, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग सर. एंड इनफैक्ट वापस वही क्वेश्चन एक और बार पूछा गया है कि लेबोरेटरी रिलेटेड फॉर्मेट. सो जैसे सर ने कहा कि लेबोरेटरी रिलेटेड फॉर्मेट और डिटेल्स भी है, वो एक कॉमन शीट में ही होते हैं. देयर इज नो डिफरेंट शीट फॉर इट. So I hope Raju sir, see, this is the sheets which is given by NAC for BA, BCom and BSc. Even if you are from BSc, this format is convenient for you. Yes, thank you sir. Participants को सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा कि चैट बॉक्स में ऑलरेडी फीडबैक फॉर्म की लिंक पोस्ट की गई है और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये फीडबैक की लिंक पोस्ट की गई है. सो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप भरते हैं. ये फीडबैक की लिंक कुछ समय में क्लोज कर दी जाएगी, उसके बाद ये वापस रीओपन नहीं होगी. सो प्लीज इंश्योर दैट यू फिल द फीडबैक लिंक. I think I cannot see any other questions which are there. 2 questions which had come so far have been obviously answered for. So on behalf of the organizing committee, I thank Dr. Mahendra Mishra profusely for coming and sharing his vast knowledge. And in fact, there are so many nitty-gritties, so many nuances, बहुत ही बारीकियां रहती है. और डेटा जो मांगा जाता है, हम जानते हैं कि पिछले 2 साल पहले का डेटा, 5 साल पहले का डेटा, और फिर आखिरी मोमेंट में वो जो भागम दौड़ मच जाती है कि ये डेटा लाओ, वो डेटा लाओ, फाइलों में से ढूंढो. फिर ये बहुत ही सहज स्वरूप में किस प्रकार से रखना चाहिए, रखना हो सकता है मुमकिन, और ये सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बहुत ही आसान शब्दों में व्यक्त करने के लिए, इस प्रोसेस को बड़ी ही आसान तरीके से मैनेज करने के लिए हमको जो ज्ञान मिला है पिछले 1.5-2 घंटों में, वो अतुलनीय है. सो उसके लिए मैं डॉक्टर महेंद्र मिश्रा सर के मनपूर्वक आभार मानता हूं सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से, और उनको शुक्रिया अदा करता हूं. सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए 2 सूचनाएं. एक सूचना वापस कि फीडबैक फॉर्म आपको भरना है और ये आपको इमीडिएटली सेशन खत्म होने के बाद या अभी साइड बाय साइड भर सकते हैं. और दूसरी सूचना ये कि सोमवार का जो हमारा आखिरी दिन का कार्यक्रम है, ये हम थोड़ा जल्दी शुरू करने वाले हैं बिकॉज वैलिडिटरी सेशन भी होने वाला है. सो 4 बजे जो हमारे अभी तक के कार्यक्रम 6 के 6 दिन ऑर्गेनाइज हुए थे, ये सोमवार के दिन दोपहर को 3 बजे शुरू होगा.
The link of Zoom will be shared on Monday morning, but Monday morning को ये 3 बजे होगा. So ये please आप ध्यान में रखिए. And like always, we'll be ending today's program with obviously the national anthem as per protocols. So I'll request everyone to kindly stand for the national anthem. Once again, on behalf of all the participants and the organizing team, I thank Dr. Mahendra Mishra sir for coming over here and sharing his valuable knowledge and insights into the documentation Thank you, sir. required Thank you, sir. for numerous committee visits. We will end today's session over here and we'll meet again on Monday at 3 p.m. मैं वापस एक बार दोहराता हूँ, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और हम सोमवार के दिन वापस मिलेंगे आखिरी सत्र के लिए, आखिरी सेशन के लिए, पर दोपहर को 3 बजे मिलेंगे. Thank you so much. Have a nice weekend. Mayur sir, I think we can close today's session and stop the recording. Thank you.